नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली जीके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट सीरीज है उसकी ये फोर्थ वीडियो है और फोर्थ चैप्टर है ये अभिप्रेरणा, जिसके 35 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ये जो प्रश्न है ये हर लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टीचिंग एप्टीट्यूड में या फिर एस्टेट सीटेट वगैरह में काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। EMRS, DSSB, KVS, NVS सभी टीचिंग्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन जो है इसमें हम लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम कंप्लीट जो चाइल्ड डेवलपमेंट या शिक्षा मनोविज्ञान है उसके सभी 25 से 30 जो चैप्टर हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो हमारा जो चैप्टर है वो अभिप्रेरणा फोर्थ वीडियो है ये और इसमें 35 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। तो इसमें अभिप्रेरणा के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। कौन सा कथन जो है इसमें एक अध्यापक के लिए सही है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है और एक अध्यापक के लिए इस बात से सहमत होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से जन्मजात है तो इनमें से कौन सी जो योग्यता है वो जन्मजात होती है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, अभियोग्यता। जो एबिलिटी है वो जन्मजात होती है। प्रश्न नंबर 3 है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खालिस्तान के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। यानी कि अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से, यानी कि प्रैक्टिकल रूप में ही उनसे सिखाया जाए। प्रश्न नंबर 4 है, किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सा प्रेरक प्रेरणा देता है। यानी कि इनमें से कौन सा जो प्रेरक है वो सामाजिक दृष्टि स्वीकार करने हेतु प्रेरित करता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, स्वीकृति प्रेरक, यानी कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना। प्रश्न नंबर 5 है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक, यानी कि जो सशक्त अभिप्रेरणा होती है वो सीखने के लिए प्रभावशाली घटक है, तो इससे बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, शीघ्र सीखता है, यानी कि इसका जो असर है वो तुरंत होता है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है इनमें से कौन सा प्रेरक है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी कि प्रोत्साहन, आवश्यकताएं और प्रबल प्रेरणा ये सभी प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को परिवर्तित करती है कहलाती है। तो ये किसकी परिभाषा दी गई है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ये अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन से संबंधित परिभाषा है, जिसमें एक आंतरिक मानसिक दशा होती है जिस जो किसी व्यवहार को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए हमें परिवर्तित करती है। प्रश्न नंबर 8 है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक पाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। तो इसका अर्थ क्या है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, ये बाह्य प्रेरणा है, यानी कि बच्चा जो है वो इंटरनल मोटिवेशन से नहीं बल्कि बाह्य प्रेरणा से कार्य कर रहा है। प्रश्न नंबर 9 है, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। यानी कि किसी भी क्रिया को जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी है, ये अभिप्रेरणा होती है, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उसको जारी रखना और नियंत्रित करना वो हमारे मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए। यानी कि अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए सबसे कम उपयोग में किसको लाना चाहिए। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन ए है, पुरस्कार। यानी कि मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाना भी चाहिए और बच्चे के अनुभवों से जोड़ना, ये टीचर को तीनों काम करने चाहिए। लेकिन जो पुरस्कार है इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि बाकी जो तीनों तरीके हैं उनके माध्यम से ही बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। यानी कि इनमें जो 4 उदाहरण है कौन सा अभिप्रेरणा का परिणाम या रिजल्ट नहीं होता मोटिवेशन का। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है सी, जगन ने सांस लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। ये कोई अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है।
बाकी जो हैं, जैसे कृष्णा ने नृत्य समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया, जॉर्ज स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ किया, और राम ने तेजी से आधुनिक और प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की। ये तीनों जो कार्य हैं ये अभिप्रेरणा का परिणाम है, जबकि जो जगन के द्वारा क्रिया की गई है ये अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, नवीन, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और कृत्रिम, ये संवेग जो है गिलफोर्ड के द्वारा बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो इनमें से कौन सा अभिप्रेरक जन्मजात नहीं होता? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, सुरक्षा या सिक्योरिटी। प्यास, निद्रा, भूख, ये हमारी जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? यानी कि जो प्रेरणा होती है उसका स्रोत इनमें से नहीं है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए, जो हैबिट या आदत है वो प्रेरणा का स्रोत नहीं होता। चालक, प्रेरक और उद्दीपन, ये तीनों इसके प्रेरक स्रोत होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है, यानी कि किस रूप से मोटिवेटेड है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी आएगा, इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा से ये जुड़ा हुआ है, इसको किसी बाह्य व्यक्ति के द्वारा प्रेरित नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? तो इनमें जन्मजात जो अभिप्रेरक है वो बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, निद्रा, यानी कि निद्रा, भूख और प्यास, ये हमारे जन्मजात होते हैं, जबकि खेलना, प्रशंसा, क्रोध, ये जन्मजात नहीं होते, बाद में भी पैदा हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है डी, गेरेट के द्वारा इसको 3 भागों में बांटा गया है, दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। प्रश्न नंबर 18 है, प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया, मैस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? तो मैस्लो का संबंधित जो प्रश्न है ये काफी बार पूछा जाता है। तो मैस्लो ने जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में किया है, और वो है ऑप्शन बी, जन्मजात और अर्जित, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 19 है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखिए तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदता पैदा करना, ये गलत है। कार्य लक्ष्यों के आधार पर अभिप्रेरित करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए अवसर देना और बालकों में अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना, ये प्रेरणा के महत्वपूर्ण भाग है, जबकि प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना यह अभिप्रेरणा प्रेरणा के लिए सही नहीं है। प्रश्न नंबर 20 है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है, तो भूख इनमें से क्या है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये अंतर्नोद यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा का एक भाग है। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व जिसका संबंध अभिप्रेरणा से नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, मूल प्रवृत्ति से संबंधित नहीं है। प्रेरणा और अंतर्नोद या आंतरिक और बाह्य, ऑप्शन डी में बाह्य आएगा। तो ये तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित है, जबकि मूल प्रवृत्ति इसमें नहीं है। प्रश्न नंबर 22 है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है, तो प्यास क्या है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, अंतर्नोद यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। भूख, प्यास और निद्रा ये आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 23 है, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं, यानी कि अधिगम तक पहुंचने का जो राजमार्ग है उसको क्या कहा जाता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग मनोविज्ञान में माना जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, ये स्वाभाविक अभिप्रेरक है, जिनके हर व्यक्ति दूसरे से स्नेह प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो ये स्वाभाविक होता है, सभी में होता है। प्रश्न नंबर 25 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा? तो कौन सा एक परिवर्तन इनमें से सीखने से संबंधित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है,
अभ्यास या अनुभूति दोनों होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यानी कि अभ्यास या अनुभूति से जो स्थायी परिवर्तन होते हैं वो सीखने की श्रेणी में महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, उपलब्धि की आवश्यकता ये नहीं है। भूख, प्यास और यौन प्रवृत्ति या निद्रा जो है ये हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित होते हैं। प्रश्न नंबर 28, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। तो अभिप्रेरणा से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण क्रम दिया गया है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। ये इसका सही क्रम है अभिप्रेरणा को पैदा करने का। प्रश्न नंबर 29 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना ही सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कहलाता है। प्रश्न नंबर 30 है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? तो यहाँ 4 कारक दिए गए हैं, तो कौन सा अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करता वो बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, भौतिक संरचना, यानी कि हमारी आवश्यकता क्या है, जरूरत, एनवायरमेंट और जन्मजात जो गुण होते हैं वो प्रभाव डालते हैं, जबकि भौतिक संरचना अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती। प्रश्न नंबर 31 है, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं, तो ये प्रेरक की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, गेट्स और अन्य ने ये परिभाषा दी, और ये प्रश्न काफी बार अलग अलग लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 32 है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रशंसा और दोषारोपण, पुरस्कार एवं दंड, प्रतिद्वंदिता और परिणाम का ज्ञान, ये 4 ऑप्शन है। तो इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि प्रशंसा और दोषारोपण, पुरस्कार और दंड, प्रतिद्वंदिता और परिणाम का ज्ञान, ये सभी इसमें शामिल है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो अभिप्रेरणा की प्रक्रिया से संबंधित कथन नहीं है वो बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? यानी कि जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं इंटरनल रूप से, उनके लिए कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वे हमेशा सफल होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो हर बार सफल होंगे, तो ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 35 है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। दोस्तों इसी तरह के टीचिंग एप्टीट्यूड के जो शानदार प्रश्न है वो एचटेट, सीटेट, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस के लिए चैप्टर वाइज पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है अभिप्रेरणा से संबंधित, प्रश्न नंबर 35, मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, जन्मजात। मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो जन्मजात होती हैं। धन्यवाद।